नौरीन, तुम्हें अब्बू बुला रहे हैं। हिना नौरीन से मुखातब होते हुए, अच्छा मैं देखती हूँ। नाजुक सी चाल, स्याह लंबे बाल, गोरी रंगत की हामल मासूम सी नौरीन ने धीमे लहजे में कहा, जी अब्बू आपने बुलाया? बेटा आपके कमरे का पंखा खराब हो गया है ना? हिना बता रही थी। जी अब्बू, नौरीन ने कहा। चौधरी साहब ने शफकत भरा हाथ नौरीन के सर पर रखते हुए कहा, बेटा मैं अभी नया पंखा लगवा देता हूँ। ये कह चौधरी साहब हवेली से बाहर चले गए। नौरीन चौधरी साहब की सबसे बड़ी बेटी थी। वैसे तो चौधरी साहब की 4 बेटियां थीं, पर इस बात का इल्म गांव में काफ़ी कम लोगों को था, क्योंकि चौधरी ने अपनी बेटियों को 7 पर्दों में रखा हुआ था। चौधरी साहब की पूरे गाँव में बड़ी इज्जत थी। मोहल्ले के कोने में ही खान साहब ने नादर को काफ़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान खोल के दी हुई थी। पढ़ने लिखने ज़्यादा शौक नहीं था, इसलिए मैट्रिक में 2 दफ़ा फेल होने के बाद वह मुश्किल मैट्रिक का इम्तहान पास कर ही लिया। खान साहब के 2 ही बेटे थे। बड़े बेटे अरसलान की शादी के बाद अरसलान की तालीम अच्छी होने की वजह से उसे अच्छी जगह नौकरी मिल गई। चौधरी साहब ने नादर को की दुकान का जायजा लेते हुए से कहा, मेरी हवेली के कमरे का पंखा खराब हो गया है, मैं ज़रा काम से जा रहा हूँ, तुम मुलाजिम के साथ जाकर पंखा लगा दो। नादर ने उनकी बात पे सर हिलाते हुए जी कहा। कुछ वक्त गुजरने के बाद नादर अपना सामान हाथ में लिए मुलाजिम के साथ हवेली की जानब चल पड़ा। जैसे ही नादर पंखा फिट करके कमरे से बाहर निकलने लगा, उसकी नज़र सामने खड़ी नौरीन पर पड़ी, जो मुसलसल इसे घूरे जा रही थी। नादर ने हल्की सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पे बखेरी और नौरीन उसे देखती रह गई। इंतहाई खूबसूरत हसीन लड़का, बिल्कुल वैसा ही जैसा इसने कहानियों में पढ़ा था। वो नादर के ख्याल में इस कदर खो गई कि इसे पता ही न चला कब नादर हवेली से बाहर चला गया। नौरीन, हिना ने खोई हुई नौरीन को हिलाया और दोनों कमरे की जानब चल पड़ी। चौधरी अपनी बेटियों को इतना ही पढ़ाता जिससे उन्हें उठने बैठने और बोलने की तमीज़ आ जाती। नौरीन को भी 5 जमातें करवा के घर बिठा लिया, जबकि नौरीन काफ़ी ज़हीन बच्ची हुआ करती थी। नौरीन अपना ज़्यादातर वक़्त नावल या कहानियाँ पढ़ने में गुजारती। चौधरी साहब की लाडली बेटी थी, इसलिए उन्होंने कभी नौरीन की किसी बात से इनकार नहीं किया था। अलबत्ता नौरीन अपने मामू के बेटे हैदर के साथ बचपन से मांगी हुई थी। हैदर की तालीम मुकम्मल होते ही नौरीन के मामू जान ने हैदर और नौरीन की शादी की बात शुरू कर दी। हैदर ने नौरीन को बचपन में ही देखा था। जब शादी की बात पक्की हुई थी तो हैदर ने नौरीन की तस्वीर देखी। वो हैदर जो बचपन से ही नौरीन के ख्वाब देखता था, इसकी तस्वीर देखते ही उसका दीवाना हो गया। दिन रात उसकी तस्वीर से बातें करता, जबकि नौरीन इस बात से बिल्कुल बेखबर थी। नौरीन बहुत संजीदा लड़की थी, जबकि हिना बहुत ही शौक और चंचल सी लड़की थी, जो अपनी बड़ी बहन को हैदर का नाम ले लेकर छेड़ती रहती। लेकिन नौरीन हमेशा की तरह इसे डांट के रख देती। और अब तो नौरीन की हैदर के नाम पर ज़्यादा ही गुस्सा आने लगा था, क्योंकि अब तो वो सिर्फ नादर के ख्यालों में गुम रहती थी। मुलाज़िम हस्बे मामूल आज भी नौरीन बेबी के लिए डाइजेस्ट लेकर आए। हकीकत की दुनिया से बेखबर नौरीन नावल और अफसानों की ज़िंदगी को ही सच तस्वर करने लगी। उसी रोज़ जब इसने डाइजेस्ट पढ़ने के लिए खोला तो नादर का हसीन चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया और न जाने क्या क्या सोचकर मुस्कुराने लगी। इसका ध्यान हर वक्त सिर्फ नादर के ख्यालों में डूबा रहता। वो कैसे भी करके एक बार नादर से मिलना चाहती थी, इससे बात करना चाहती थी, इसे बताना चाहती थी कि नादर की एक नज़र ने इस पर किस कदर जादू कर दिया है। काफ़ी सोचने के बाद आखिरकार नौरीन के जहन में ख्याल आ ही गया। इसने सोचा वो मुलाजिम से कहकर नादर तक अपना पैगाम भेजेगी। वो जानती थी मुलाजिम किसी को नहीं बताएगा, क्योंकि बचपन से ही उनके घर में काम करता था और वो नौरीन की हर बात मानता था। खैर, नौरीन ने हिम्मत बांधी और नादर को ख़त लिखकर मुलाजिम के हवाले किया। मुलाजिम नौरीन की बहुत इज्जत करता था, इसलिए नौरीन की बात न टाली और बिना कोई सवाल किए नादर की दुकान पर जाकर नादर को ख़त दे दिया और कहा, ये नौरीन बेबी ने भेजा है आपके लिए। नादर ने ख़त खोला, जिसमें लिखा था, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अगर मुनासिब लगे तो रात 8 बजे आपका इंतज़ार करूँगी। उम्मीद है आप ज़रूर आएंगे। रात के 8 बज चुके थे। नौरीन के सब्र की इंतहा न रही। इतने में मुलाजिम आया और कहने लगा, बीबी जी, नादर साहब आए हैं। नौरीन के लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखरी और इसने नादर को बैठक में आने का कहा। चौधरी साहब इस मामले में नहायत सख्त आदमी थे, इसलिए नौरीन थोड़ी डरी और सहमी हुई थी। मुलाजिम कमरे से बाहर खड़ा रखवाली करता रहा और चौधरी साहब के रौब की वजह से बहुत घबराया हुआ था। 2 मिनट की खामोशी के बाद नौरीन ने बोलना शुरू कर दिया। मैं नहीं जानती आपका नाम क्या है, बस इतना कहना है, मैंने जब से आपको देखा है आपका ख्याल जहन से नहीं जाता और आपसे बात किए बगैर रह नहीं सकती।
نادر نے مسکراتے ہوئے کہا، محترمہ میرا نام نادر ہے۔ نادر کافی حسین لڑکا تھا، اس سے پہلے بھی کافی لڑکیاں ایسا کہہ چکی تھی، اس لیے اسے نورین کی بات کچھ خاص نہیں لگ رہی تھی۔ اس نے نورین کو اس کی باتوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے نورین کی بات سن کر چلا گیا۔ نورین کو یہ بات اور بھی بے چین کر گئی۔ اگلے ہی دن نورین کے ماموں اور مامی اس کی اکلوتی بیٹی زوبیہ نورین اور حیدر کی شادی کی تاریخ لینے۔ زوبیہ نورین کی بہت اچھی اور بچپن کی دوست تھی۔ نورین کے چہرے سے پریشانی کے آثار صاف ظاہر ہو رہے تھے۔ زوبیہ خوش تھی کہ نورین اس کی اتنی اچھی دوست اس کی بھابھی بننے جا رہی ہے، لیکن جب اس نے نورین کے چہرے پر اس قدر اداسی دیکھی تو پوچھنے لگی، کیا بات ہے نورین، کیا تم اس شادی سے خوش نہیں ہو؟ نورین بہت ہی سیدھی سادی، اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے زوبیہ کو ساری بات بتا دی۔ زوبیہ کافی حد تک سمجھدار اور نورین کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے اپنے گھر والوں اور حیدر کو یہ بات بتانے کی بجائے نورین کو سمجھانا ضروری سمجھا۔ زوبیہ نے نورین کو سمجھانے کی کوشش کی، دیکھو نورین، تم اپنے ابا کا مان ہو اور ان کی عزت تمہارے ہاتھ میں ہے، اپنے ابا کا مان مت توڑنا اور ان کی عزت قائم رکھنے کی کوشش کرو، میرا کام ہے تمہیں سمجھانا، آگے تمہاری مرضی۔ یہ کہہ کر زوبیہ کمرے سے چلی گئی اور نورین سوچوں میں گم ہو گئی۔ نورین کے دل و دماغ میں صرف نادر کا بھوت سوار تھا اور کچھ ناولز میں بتائی گئی محبت۔ اسے لگتا تھا حقیقت بھی یہی ہے جو افسانوں اور کہانیوں میں بیان کی جاتی ہے۔ نادر نورین سے محبت تو نہ کرتا تھا، البتہ باقی لڑکیوں کی طرح نورین کے ساتھ ٹائم پاس ضرور کرنا چاہتا تھا۔ کچھ روز گزر چکے تھے۔ ایک روز ملازم جب ناول لے کر نورین کے کمرے میں آیا تو ساتھ ایک خط دیا اور بتایا کہ یہ نادر نے دیا ہے۔ نورین فوراً اٹھی اور مسکراتے ہوئے خط پکڑا اور ملازم کو جانے کا کہا، ساتھ ہی کسی کو نہ بتانے کی تلقین کی۔ نورین نے خط کھولا جس میں لکھا تھا، نورین، میں تمہاری زلف کا اسیر ہو گیا ہوں، جب سے تمہیں دیکھا ہے، تم سے ملاقات کی ہے، کچھ اور نظر ہی نہیں آتا، ہر جگہ تمہارا ہی وجود محسوس ہوتا ہے، بس اب نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر، کچھ بھی کر کے میری ہو جاؤ، تمہارا نادر۔ یہ سنتے ہی نورین خوشی سے پاگل ہونے لگی اور اس نے پھر نادر کو ملنے کا فیصلہ کیا۔ نورین اور نادر کی ملاقات روز کا معمول بن گیا۔ رات کی تاریکی میں جب سب گھر والے سو جاتے، نادر بیٹھک میں آیا کرتا اور گھنٹوں باتیں ہوتی۔ ایک روز ہینا نے نورین کو بیٹھک کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑی۔ جب اس نے نادر کو وہاں دیکھا تو حیران و پریشان رہ گئی۔ ہینا اپنے ابا کے روب اور غصہ کو اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے اس نے صبح اٹھتے ہی سارا ماجرا اپنی اماں کے سامنے بیان کیا۔ زینب بی بی چوہدری صاحب سے بہت ڈرتی تھی اور وہ جانتی تھی کہ چوہدری صاحب کو اس بات کا ذرا بھی علم ہو گیا تو نورین کے ساتھ ساتھ اسے بھی جان سے مار ڈالیں گے۔ اس لیے انہوں نے نورین کو سمجھانا شروع کیا، بیٹا نورین، تم یہ کیا کام کر رہی ہو؟ تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے اور مجھے بھی۔ نادر جیسے لڑکے لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنساتے ہیں اور پھر دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ نورین اماں کی بات کاٹتے ہوئے فوراً بولی، نہیں اماں، نادر ایسا بالکل نہیں ہے، بیٹا سمجھنے کی کوشش کرو۔ حیدر بہت ہی شریف اور سلجھا ہوا لڑکا ہے، وہ سب سے بڑی بات پڑھا لکھا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا، اور پھر مامی ماموں بھی تم پہ جان وارتے ہیں، تم سے بہت پیار کرتے ہیں، بیٹا ہماری عزت کا خیال کرو۔ لیکن نورین پر اماں کی بات کوئی اثر نہیں کر رہی تھی، وہ تو بس نادر کو چاہتی تھی اور بس اسی کے گن گا رہی تھی۔ اماں کے بہت سمجھانے کے باوجود جب نورین اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی تو زینب بی بی نے چوہدری صاحب کو سارے معاملے سے آگاہ کر دیا۔ چوہدری صاحب کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لیکن نورین سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے اپنی بیٹی اور اپنی عزت کا خیال کرتے ہوئے اسے پیار سے سمجھانے کی کوشش کی۔ نورین کے ابا کی بہت عزت تھی، اس لیے اپنی لاڈلی بیٹی کے آگے ہاتھ جوڑے، یہاں تک کہ چوہدری صاحب نے اپنی پگڑی اتار کے نورین کے پاؤں میں رکھی اور اپنی عزت کا واسطہ دیا۔ لیکن نورین کو تو صرف نادر چاہیے تھا، اور وہ نادر جو محض اس کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا تھا۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گی، ہم لڑکیاں بہت معصوم ہوتی ہیں، کوئی دو میٹھے بول دے تو اس پر اپنا سب کچھ وار دیتی ہیں۔ خدارا اپنی اور اپنے والدین کی عزت کو سلامت رکھیں، اور سب سے بڑی بات، ہمارا اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی غیر محرم کو دیکھیں، اس سے ملاقات کریں یا پھر اس سے محبت کے دعوے کریں۔ اللہ پاک ہم سب کی عزت کی حفاظت رکھے اور ہمیں نیک ہدایت دے، آمین۔ بات حد سے بگڑ گئی اور حیدر تک بھی پہنچ گئی۔ اگرچہ حیدر نورین کو پسند کرتا تھا، مگر اس نے یہ بات سنتے ہی رشتے سے انکار کر دیا۔ آخر مرد تو مرد ہی ہوتا ہے۔ چوہدری صاحب نے نورین کو بہت سمجھایا کہ اس لڑکے کو بھول جاؤ، میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گا، لیکن نورین کو کچھ بھی منظور نہیں تھا۔ نادر کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی محبت سے مکر گیا اور نورین سے دور دور رہنے لگا۔
यहाँ तक कि इसके ख़त का जवाब भी ना देता और इसे नज़रअंदाज कर देता। चौधरी साहब ने बहुत सोचने के बाद खान साहब से मुलाकात की और इन्हें सारी बात बताना मुनासिब समझी। खान साहब ने अपने बेटे की गलती मानने की बजाय नौरीन को बुरा भला कहना शुरू कर दिया और इस पर इल्ज़ाम लगाने लगे। चौधरी साहब रोने लगे और घर आकर नौरीन को सारी बात बताई, लेकिन नौरीन कहाँ समझने वाली थी। इसकी दुनिया तो बस नादर तक ही महदूद होकर रह गई थी। ये बात जंगल में आग की तरह फैली और चौधरी साहब की खानदान में कोई इज्जत न रही, किसी से नज़र मिलाने के काबिल न रहे। 7 पर्दों में रहने वाली बेटी अब हर किसी की ज़ुबान पर थी। चौधरी साहब हर वक्त सोच में डूबे रहते, जब बड़ी बेटी ऐसी है तो छोटियों पर क्या असर होगा। नौरीन की अम्मा भी परेशान रहने लगी। परेशानियों की वजह से बीमारियों ने आ घेरा और बिस्तर से जा लगी। नौरीन ने नादर को फ़त लिखा कि अगर आज तुम मुझसे मिलने ना आए तो मैं जहर ले लूँगी। नादर ने नौरीन की कोई परवाह ना की, वो अपनी दुनिया में मगन रहने लगा। 2 दिन गुजरने के बाद जब नादर की तरफ से कोई जवाब ना आया तो नौरीन ने जहर ले लिया। हिना ने नौरीन की हालत देख तो फ़ौरन अम्मा अब्बा को बताया। जल्द अस्पताल ले जाने की वजह से नौरीन मौत के जाल से तो निकल गई, लेकिन नादर के जाल से ना निकली। नौरीन की अम्मा ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी और अल्लाह को प्यारी हो गई। औलाद का गम वो वाहिद गम होता है जो माँ बाप को अंदर से खा जाता है। माँ की मौत के बाद और नादर की बेरुखी की वजह से नौरीन बहुत गमज़दा सी हो गई और बहुत गुमसुम रहने लगी। जब नादर को इन बातों की खबर मिली तो इसको एहसास हुआ कि नौरीन तो सच में इसकी मोहब्बत में गिरफ्तार है। इसने नौरीन को मिलने का पैगाम भेजा। इसने नौरीन को देखते ही कहा, नौरीन तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है। और नादर की आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल पड़े। शायद इसे नौरीन की मोहब्बत का एहसास हुआ था। इसने नौरीन को कहा, नौरीन हम कभी भी एक नहीं हो सकते। तुम्हें ये बात तस्लीम करना होगी। ना मैं तुम्हारे काबिल हूँ। आज से तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। मेरे पीछे अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। और हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। ये सब सुनकर नौरीन रोने लगी और घर चली गई। चौधरी साहब ने सोचा माँ की मौत के बाद शायद अब इनकी बेटी संभल जाए और इन्हें इनकी पहली वाली नौरीन मिल जाए, मगर नौरीन की लाख कोशिशों के बावजूद भी वो नादर को ना भूल सकी। खान साहब ने नादर का रिश्ता अपनी बहन की बेटी के साथ पक्का कर लिया। नादर को जोहरा बिल्कुल भी पसंद ना थी, मगर खान साहब ने नादर को हुक्म दिया, अगर तुमने जोहरा से शादी करने से इनकार किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। मगर फिर भी नादर ने शादी से इनकार कर दिया और घर छोड़ दिया। कुछ हफ्ते गुजरने के बाद जब नादर घर वापस ना आया तो अरसलान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। जब पुलिस की काफ़ी तफ्तीश के बावजूद भी नादर का कुछ पता ना चल सका तो खान साहब चौधरी साहब के घर जा पहुंचे और इन्हें धमकी लगाई कि अगर 2 दिन के अंदर मेरा बेटा ना मिला तो मैं तुम्हारी बड़ी बेटी के साथ साथ बाकी बेटियों को भी कत्ल करवा दूंगा। ये सुनकर चौधरी साहब परेशान रहने लगे और उन्होंने भी नादर का पता लगाना शुरू किया। कुछ दिन यूं ही गुजर गए। एक रोज़ सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। नौरीन के नाम का ख़त मिला जिस पर लिखा था, नौरीन मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे अब्बूजी ने मेरा रिश्ता जोहरा से कर दिया था और अगले ही हफ्ते मेरी शादी का फ़ैसला भी सुना दिया था, लेकिन मुझे इनका फ़ैसला हरगिज़ मंजूर नहीं था, इसलिए मैं गांव छोड़कर आ गया। नौरीन मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। इस जहां में तो मुमकिन नहीं, मगर इस उम्मीद के साथ खुदा हाफिज़ के अगले जहान में मैं तुम्हें तुम्हारा होकर मिलूँगा। खुश रहना और चौधरी साहब से कहना कि मैं इनकी माफ़ी के काबिल तो नहीं, मगर फिर भी अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। तुम्हारा नादिल। ये पढ़ते ही नौरीन ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इसी शाम पुलिस को गाँव की बड़ी नहर से एक लाश बरामद हुई और तफ्तीश करने पर मालूम हुआ कि वो लाश नादर की है। जब नौरीन को इस बात का पता चला तो वो जैसे एक जिंदा लाश बनकर रह गई। 1 साल गुजर चुका था। चौधरी साहब नौरीन और अपनी बाकी बेटियों समेत शहर रवाना हो गए। नौरीन जिंदा तो थी मगर जिंदों में शुमार ना थी। सारा दिन एक ही जगह बैठी रहती, ना कुछ बोलती ना ही किसी की सुनती। शायद कुदरत को यही मंजूर था। हिना समेत बाकी 2 बहनें भी अच्छे इदारों में आला तालीम हासिल कर रही। एक रोज़ हैदर का शहर से गुजर हुआ तो इसने चौधरी साहब को देखा और इनसे सलाम दुआ के बाद इनके काफ़ी इसरार पर इनके साथ इनके घर चला गया। चौधरी साहब ने हैदर को इन तमाम बातों से बाखबर किया, क्योंकि हैदर एक नेक और नरम दिल इंसान था, इसलिए इसे तमाम बातें सुनकर बेहद अफसोस हुआ। जब इसने नौरीन को देखा तो हैरान रह गया। नौरीन को कहने लगा, नौरीन जाने वाला इस दुनिया से चला गया, इसी में अल्लाह की बेहतरी होगी। अगर तुम चाहो तो मैं अब भी सब कुछ भुलाकर तुमसे शादी कर सकता हूँ। लेकिन नौरीन ने इसे यह कहकर खामोश कर दिया कि नहीं हैदर, मैं अब सिर्फ नादर से ही मोहब्बत करती हूँ। इस जहां में उसकी ना हो सकी तो कोई बात नहीं, अगले जहान में ज़रूर उसकी होकर मिलूंगी। अगर तुम चाहो तो हिना से शादी कर सकते हो।
کافی سوچنے کے بعد حیدر نے چودھری صاحب سے ہنا کا ہاتھ مانگا اور اگلے ہی روز ماموں مامی اور زوبیہ شہر آ گئے۔ انہیں بھی ہنا کا رشتہ دل سے قبول تھا۔ ایک ہفتے میں ہنا اور حیدر کی شادی ہو گئی۔ حیدر اور ہنا بھی اپنی فیملی کے ساتھ خوشی خوشی رہنے لگے، مگر اب خان صاحب بہت پچھتاتے اور روتے تھے کہ کاش وہ اسی ٹائم پہ بیٹے کی بات مان کر اس کی شادی نورین سے کر دیتے تو آج 2 گھر برباد نہ ہوتے۔ ایک چھوٹی سی ضد اور انا کی وجہ سے بیٹے کو کھو دیا۔ اسی لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بچوں کی رائے ضرور لیں۔